मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ। सुनील जी ने जो बात कही है वो मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ। लेकिन जब मैं अपने सामने कुछ और देख रहा हूँ तो मेरे मन में संशय या डर पैदा होते हैं, एक नागरिक होने के नाते। कौम के एक बड़े हिस्से के ऊपर पागलपन छाया हुआ है। मैं ये शब्द सोच समझ कर बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं। कौम के एक बड़े हिस्से पर पागलपन छाया हुआ है, हिस्टीरिया जैसे होता है। और वो हिस्टीरिया दूसरे विंग के अंदर भी हिस्टीरिया पैदा कर रहा है, वहां भी पागलपन पैदा कर रहा है धार्मिक। सरकार सोचती है कि कभी औरंगजेब कभी टीपू, ये धार्मिक उन्माद को इतना फैला दिया जाए कि लोग ये कहें कि यही सब कुछ है, बाकी सब कुछ गौण हो गया है। तीसरी ओर जहां भारत में हिंसा बढ़ती जा रही है, बंदूक की नोक पर शांति लाने की कोशिश होती है, कश्मीर हो या फिर मणिपुर हो। हर जगह पे आप देखिए कुछ बलवा हो रहा है, कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत आपके सामने है। पुलिस के अंदर हो, कस्टडी में हो, अदालत के अंदर हो, हर जगह गोलीबारी होती है, लोग मारे जाते हैं। और फिर भी योगी जी कहते हैं सब कुछ चंगासी। और ये चंगासी वर्ड पंजाबी वर्ड कहां बोलते हैं? कर्नाटका में जाके कन्नड़ लोगों के सामने। देश में ये जो पागलपन है, इस पागलपन का जवाब क्या हो सकता है? आपने अफगानिस्तान को देखा, पाकिस्तान को देखा, उस पागलपन में जलता हुआ श्रीलंका देखा सर, अभी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले सर। ये पागलपन तो जलाकर राख कर देगा सर, देश के टुकड़े हो जाएंगे, बचेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, यही दक्षिणपंथी कर रहे हैं सर, विवेक जी। हाँ दिनेश जी, बिल्कुल आपने जो बताया वो उसी रास्ते पर सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता कि क्या इस देश के टुकड़े होने वाले हैं। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है वो अगर इसी तरह चलता रहेगा तो बिल्कुल मुमकिन है कि ये भी होगा। सर टुकड़े जरूरी नहीं विवेक जी की ज्योग्राफिकली हो। अगर जी जी। समाज अंदर से पूरा बट जाता दिनेश है, जी, तेरे मोहल्ले अलग है, मेरे मोहल्ले अलग है, तू मेरे यहां मत आ, मैं तेरे यहां नहीं आता, इससे बड़ा डिवीजन। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या सुनाई दे रहा है? हाँ। तो नहीं, जी जी। मन मन के बीच में जो दीवार मन के बीच में जो दीवार है वो तो और चौड़ी होती जा रही है। वो तो उस तरह का जो डिवीजन है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। और जियोग्राफिकल डिवीजन भी हो सकता है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। मतलब उस दिशा में कोशिश तो जरूर हो सकती है। उस दिशा में कोशिश हो सकती है तमिलनाडु में। उस दिशा में कोशिश ऑलरेडी शुरू हो गई है पंजाब में। आप देखिए कनाडा में जो कल आप कनाडा का एक कनाडा में जो घटना हुई उसका आपने कॉग्निजेंस लिया होगा कि वहाँ पर कोई एक प्रोसेशन निकला और उसमें इंदिरा गांधी का एक पुतला बनाया गया और उसको गोली मारते हुए कुछ सिख जो जो उनके गार्ड थे, उनके कुछ इस तरह का एक दृश्य बनाया गया है। एक जिसको झांकी बोलते हैं, वो झांकी बनाई गई। वो सारी झांकियों में ये एक झांकी थी। तो खलिस्तान का जो फिर से एक नया रूप खलिस्तान के आंदोलन का हम देख रहे हैं। तो ये कोई साधारण सा संयोग नहीं है कि ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही हुआ है। मणिपुर में हम जो देख रहे हैं वो भी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पॉलिसीज है, बीजेपी की जो नीतियां है और बीजेपी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि अमित शाह उसका पूरा ठिकरा जो है वो हाईकोर्ट के जजमेंट पर देते हैं, बात अलग है, फोड़ते हैं, बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के जो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज है वही मणिपुर के क्राइसिस का एक कारण है, एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मनों के बीच में तो भेद निर्माण हो ही गए हैं। और जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं जियोग्राफिकल डिविजन्स हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जियोग्राफिकल डिविजन्स भी, अगर बीजेपी का राज मान लीजिए कि और 10-15 साल चलता है तो जियोग्राफिकल डिविजन्स भी होकर रहेंगे। या आप जान लीजिए पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में तो वो जरूर होगा। और ये तो बहुत ही सवाल लाजमी है, अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो फिर सिखों का अलग राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता भाई? ये तो बहुत ही लाजमी, आप इसको कैसे काउंटर करोगे? ये सारी पूरी आइडियोलॉजी जो है संघ परिवार की वो इतनी फ्लॉड, बेसिकली फ्लॉड है। कल मैं किसी चैनल पर बात कर रहा था तो वहां पर एक संघ के
प्रवक्ता जैसे ही कोई पत्रकार है, वो संघ के प्रवक्ता ही है मान लीजिए आप, लेकिन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो क्या क्या बातें कर रहे थे। मतलब आप देखिए किस जी, तरह मैंने से वो देखा और इस वो बहुत दुखद था, जी, बहुत दुखद था, बहुत पेनफुल वो था। किस मैंने इतने वो गंवार और अनपढ़ इंसान कहीं नहीं देखे सर। जी, देखिए वो नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है कि दलितों पर, तो मैंने ये कहा कि भई अगर मान लीजिए कि मुसलमान आक्रांताओं ने 3-4 शतकों पहले हिंदुओं पर कुछ अत्याचार किया भी होगा। मान के चलेंगे कि अब ठीक है भई आप कह रहे तो किया है। तो फिर वो तो ऐसा है कि वो तो बाहर बाहर से आए हुए थे, आक्रांता थे। उन्होंने आप पर अत्याचार किया, मैं बहुत बड़ी बात नहीं समझता। लेकिन आपने अपने ही देश में, अपने ही भाई-बंधों पर जो अत्याचार किया, उसका हिसाब क्या कौन देगा? क्या आज उसका बदला भी लिया जाना चाहिए सड़क पर? हाँ, अगर अगर हिंदू मुसलमानों ने जो अत्याचार किया उसका बदला अगर आज लेना चाहते हैं आप, तो फिर दलितों पर सवर्णों ने जो अत्याचार किया उसका भी बदला दलितों ने सड़क पर लेना चाहिए, ऐसा आप बताएंगे? आप मानेंगे इस बात को? तो किसी भी सभ्य समाज में पुराने जो कुछ भी घटित है उसका बदला आज लेना है, इस तरह की बात करना, ये मध्ययुग के तरफ उस तरह का जो एक संस्कृति मध्ययुग में थी, उस संस्कृति की ओर इस देश को ले जाना, यही एक बीजेपी का एजेंडा है। और उसको वो टेक्नोलॉजी का साथ जोड़कर उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जैसा अनिल जी ने कहा कि भई वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं प्रोपेगेंडा के लिए, जो कभी 1940 के दशक में जर्मनी में भी प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा एक फैलाव था। आज तो बीजेपी के हाथ में इतना प्रोपेगेंडा का टेक्नोलॉजी और टूल्स है कि उनको तो कुछ 5 मिनट में वो 100 इस तरह की गलतफ़हमियाँ और फैला सकते हैं समाज में। कुछ नहीं लगता है उसके लिए, बहुत ही आसान हो गया है। तो उनके लिए बहुत काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और उसका पूरा-पूरा फ़ायदा वो ले रहे हैं। इनका बेसिकली बीजेपी का पॉलिटिक्स समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। वो संघ की बेसिक आइडियोलॉजी से आता है। संघ की बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है ना, यहाँ पर हिंदुओं की चलेगी, बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर, आपको रहना है तो आप रह सकते हैं, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो हिंदुओं के हैं। यहाँ पर हिंदुओं की चलेगी बस। ये जैसे रामचंद्र गुहा कहते हैं कि आरएसएस की फिलॉसफी को आप सिर्फ 6 शब्दों में बयां कर सकते हैं। वो फिलॉसफी ये है कि वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस, बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस तरह का अगर एजेंडा लेकर कोई पार्टी इस देश में सत्ता पर काबिज है और इतनी बड़ी तादाद में उनके पास में एमपीज है और कई स्टेट्स में उनके पास सैकड़ों की तादाद में एमएलएज है और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मशीनरी है, तो बहुत ही खौफनाक एक मंजर हमारा देश आज देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जर्मनी, उस समय के जर्मनी में और आज के हिंदुस्तान में ये फ़र्क है कि उस समय के जर्मनी में ज़्यादातर जो जर्मन थे, वो हिटलर के कायल थे। वो हिटलर जो कहता है वो सही है, ऐसा मानने वाले थे। आज हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान में कम से कम 50% हिंदू ऐसे हैं, कम से कम, जो बीजेपी के किसी संघ परिवार के एजेंडा से वो उनका विचार जो है मेल नहीं खाता, वो उसको नहीं मानते हैं। इनफैक्ट वो उसके अगेंस्ट में है। इसलिए हम इलेक्शन में भी देखते हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी तादाद में जो है परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो अभी भी हिंदुओं की तरफ से 50 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो उस समय के जर्मनी में और आज के हिंदुस्तान में इसका कारण भी टेक्नोलॉजी ही है, इसका कारण भी साइंस ही है। क्योंकि इतने, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि इस देश ने करीब-करीब 60-65 साल तक डेमोक्रेसी का अनुभव लिया है। तो जिस देश के लोगों ने 60-65 साल डेमोक्रेसी का अनुभव लिया हो और वो 21वीं और ये शताब्दी जो है 21वीं शताब्दी है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और साइंस के चलते लोगों की कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। ऐसे समय में बीजेपी को सारी का सारा हिंदू समाज अपनी तरफ करवा लेना, ये इम्पॉसिबल सी बात है। वो सिर्फ हाइप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगा। और उसका हमने एक नतीजा कर्नाटक में देखा भी है कि कर्नाटक में लोगों ने हिंदुत्व को पूरी तरह से नकार दिया है। अब वो क्या, लेकिन विवेक जी, जी उसी हिंदुत्व को गुजरात ने स्वीकार भी तो किया है। आप देखिए ना, जो जी, हिंदुत्व की लैब है, उत्तराखंड है, यूपी है, गुजरात मैं है, ये इतना मैं स्ट्रांग है
आप देखिए यूपी मैं के उसी अंदर पर और मैं उसी गुजरात पर में और उत्तराखंड के 111 सीटों में उनके पास 100 से ज्यादा सीटें आएंगी अभी भी। जी, वो मैं डिमोलिश नहीं उसी हो के रहा सर। मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। कुछ कुछ स्टेट्स तो ऐसे है ही, आपने जैसे कहा गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। बजरंगबली का जो कार्ड है जो बीजेपी ने कर्नाटक में खेला, वो वहाँ पर नहीं चला, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ज़रूर चलेगा, वो गुजरात में ज़रूर चलेगा, वो उत्तराखंड में ज़रूर चलेगा। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर वो नहीं चलेगा। तो वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करना, ये सारे बीजेपी के खिलाफ जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं, उनको उनका सारों का ये एक कॉमन सरोकार होना चाहिए, एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए कि ऐसी सारी जगह पर वो अपनी बात को बहुत ताकत से रखे और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश करे। और इसकी कोशिश शुरू हो गई है। फिर भी फिर भी आज की ये स्थिति, अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी अभी भी स्ट्रांग है और कोई गारंटी नहीं है कि हम 2024 में बीजेपी को कोई भी हरा सके, इसकी आज कोई गारंटी नहीं है। हालांकि एक एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बहुत बना है, उसको सिर्फ आगे ले जाना है, उसको आगे बढ़ाना है और उसके लिए सारे जो राइट थिंकिंग लोग हैं उनको साथ में आना है। क्या ये होगा? ये होगा क्या? मतलब यही एक सवाल है। तो हमें एक इनविजिबल फैक्टर है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पागल हो गए हैं, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से लोग पागल हो गए। जैसा आपने कहा, ये एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हमको देखने को मिल रहे हैं, आज ये बात सच है। लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा हमें एक आभास होता है। लेकिन क्या उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है जितनी हमें दिख रही है, हम मानते हैं? ये आभास जो और आभास होना और एक्चुअली ऐसा होना, इसमें मुझे लगता है कि अंतर है। कर्नाटक से एक उम्मीद बनी है। मैं ये समझता हूँ कि लोग अपने मन में अभी क्या सोच रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमें नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व को मानने वाले और इस तरह की आइडियोलॉजी को मानने वाले, इस तरह के पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी बीजेपी जो है अपने मकसद में पूरे तरीके से सफल होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे आसार तो ये लग रहा है कि 2024 में बीजेपी को सेटबैक मिलेगा। लेकिन सेटबैक और हार, इसमें फ़र्क है। सेटबैक सिर्फ मिलने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी अगर हारती नहीं है, तो ये जो पागलपन है, ये और बढ़ गया है, इसका एक फाइनल प्रूफ हमें मिलेगा। अगर बीजेपी हारती है, तो हम जी, ये मान के चले कि लोग अपने मन ही मन में कुछ अलग ही सोच रहे थे, जैसा हमें लगता था, वैसा जी, नहीं है। और मुझे जी, आज भी उम्मीद है कि लोग इस तरह से नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर हिंदू पर्टिकुलरली। लेकिन लेकिन एक आखिरी बात कहूँगा और अपनी बात खत्म करूँगा। मुसलमानों को ये समझना होगा कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है और आप अगर 2024 के इलेक्शन के पहले के 1 साल में बहुत ज़्यादा प्रोवोक होके कुछ एंटी रिएक्शन देते हैं, तो उससे बीजेपी मजबूत होती है। मुंब्रा में पीएफआई ने एक बड़ा-सा जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का पीएफआई का एक रिएक्शन मुंब्रा से, मुंबई से आया। तो ये जो है, इस तरह का रिएक्शन अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा, तो बीजेपी को बहुत खुशी होगी, क्योंकि बीजेपी जो चाहती है वो अगर मुसलमानों की तरफ से हो रहा है, तो बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। सबको मिलाकर मुस्लिम समुदाय को ये समझाना होगा कि ये करना आपके और सबके हित के खिलाफ है। तो आप शांति रखिए, आप थोड़ा सा सुकून से काम लें और 2024 में एक टैक्टिकल वोटिंग करें, जिससे आपकी समस्या ज़्यादा अच्छे से हल हो सकती है और इस सड़क पर जुलूस निकालने से नहीं। ये मुस्लिम जी, समुदाय को समझाना होगा। जी, जी। दूसरे चक्र में हम अपने उत्तर छोटे रखें।